नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 30 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। साल 1945 में आज ही के दिन एडोल्फ हिटलर ने बर्लिन में अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली थी। ये घटना दूसरे विश्व युद्ध के अंत की एक बड़ी निशानी मानी जाती है। और आज ही के दिन साल 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। यहीं से अमेरिका की लोकतांत्रिक यात्रा की शुरुआत हुई। और साल 1993 में आज ही के दिन सर्न ने www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को पब्लिक कर दिया। यानी जो इंटरनेट आज हम यूज करते हैं उसकी असली शुरुआत यहीं से हुई थी। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज के देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में एक तरफ आस्था और दूसरी तरफ विकास, दोनों की झलक एक साथ देखने को मिली। पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा की, जहां उन्होंने देशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने मां अन्नपूर्णा और मां गंगा के दर्शन भी किए और कहा कि यहां आकर उन्हें शांति और सकारात्मकता ऊर्जा का अनुभव हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री हरदोई पहुंचे, जहां उन्होंने 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे इनॉग्रेट किया। यह एक्सप्रेसवे करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है और यह देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। इससे मीरठ से प्रयागराज का सफर 10 से 12 घंटे से घटकर करीब 6 घंटे हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं है, बल्कि नए अवसर, नए सपने और नई संभावनाओं का रास्ता है। उन्होंने बताया कि इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अब उनकी फसलें आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंच सकेंगी, जिससे इनकम बढ़ेगी। साथ ही एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स विकसित किए जाएंगे, जहां फार्मा, टेक्सटाइल, लेदर और एमएसएमई सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज का उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है और अब वह $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो राज्य में अब 21 एयरपोर्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्द तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि यूपी का विकास अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ बन रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है, जो सीधे उनके पीएफ से जुड़ी सुविधा को दिखाती है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने 2025-26 में 8 करोड़ 31 लाख क्लेम्स प्रोसेस करके नया रिकॉर्ड बना दिया है, जो पिछले साल के 6 करोड़ क्लेम्स से काफ़ी ज़्यादा है। यानी साफ है कि अब पीएफ निकालना और मैनेज करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। इनमें से 5 करोड़ 51 लाख क्लेम्स एडवांस या पार्शियल विथड्रॉल से जुड़े हैं, जिससे पता चलता है कि लोग ज़रूरत पड़ने पर अपने पीएफ सेविंग्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव समझिए, 1 करोड़ 59 लाख मेंबर्स ने बिना एम्प्लॉयर की अप्रूवल के ही अपना बैंक अकाउंट सीड कर लिया। यानी प्रोसेस अब ज़्यादा इंडिपेंडेंट और फास्ट हो गया है। साथ ही 70 लाख 55 हजार ट्रांसफर क्लेम्स पूरी तरह ऑटो प्रोसेस हुए, जिसमें ना एम्प्लॉय को कुछ करना पड़ा और ना ही एम्प्लॉयर को। इसका मतलब यह है कि ईपीएफओ सिस्टम अब डिजिटल और ऑटोमेटेड होता जा रहा है, जिससे डिलेस कम हो रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। अब पीएफ से जुड़ी सर्विसेज पहले के मुकाबले काफ़ी फास्ट, सिंपल और यूज़र फ्रेंडली हो गई हैं, जो सीधे करोड़ों कर्मचारियों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 2026 के दूसरे और अंतिम चरण में मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार शाम 5 बजे तक लगभग 89.99% वोटिंग दर्ज की गई। यह टर्नआउट लोकतंत्र के प्रति लोगों की मजबूत भागीदारी और जागरूकता को दर्शाता है। दूसरे चरण में कई अहम सीटों पर मतदान हुआ। सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर लंबी कतारें देखी गईं। खास बात यह रही कि महिलाएं, युवा और वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में मतदान के लिए पहुंचे। शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से मतदान प्रक्रिया पूरी की गई। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। अब सबकी नजरें काउंटिंग डे पर टिकी हैं, जो कि 4 मई को होगी, जहां यह तय होगा कि वेस्ट बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक इंपोर्ट्स पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन देश के अंदर घरेलू एलपीजी सप्लाई पूरी तरह स्टेबल बनी हुई है। राहत की बात यह है कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट की स्थिति नहीं आई है। ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और डीएसी बेस्ट सिलेंडर डिलीवरी भी रिकॉर्ड स्तर पर हो रही है।
हालांकि कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है, लेकिन अब इसे लगभग 70% तक रिस्टोर कर दिया गया है। अप्रैल के पहले 28 दिनों में 1,84,000 टन से ज्यादा कमर्शियल एलपीजी देश में बेचा जा चुका है। दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति को लेकर भारत सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इस मुद्दे पर कई मंत्रालयों के साथ एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग भी की गई। एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने जानकारी दी कि डीजी शिपिंग की मदद से अब तक 2829 भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया गया है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 29 शिपरर्स शामिल हैं। कुल मिलाकर ग्लोबल संकट के बावजूद देश में एलपीजी सप्लाई कंट्रोल में है और भारत सरकार लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी को लेकर आज न्यू दिल्ली में दो अहम डेवलपमेंट सामने आए। सबसे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इक्वाडोर की फॉरेन मिनिस्टर गैब्रियल सोमरफेल्ड का भारत में स्वागत किया। यह उनकी पहली भारत यात्रा है। इस दौरान दोनों देशों ने ट्रेड, हेल्थ, एग्रीकल्चर, डिजिटल सेक्टर और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही मल्टीलैटरल फोरम्स में मिलकर काम करने पर सहमति बनी। एक बड़ी बात यह भी रही कि इक्वाडोर ने इंटरनेशनल सोलर एलियंस और इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। वहीं इक्वाडोर पहले से ही कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सदस्य है। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग एग्रीमेंट्स भी हुआ है, जिससे डेवलपमेंट पार्टनरशिप और मजबूत होगी। अब दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने 11th हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इसमें इंडिया के हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सीनियर ऑफिशियल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इंडिया की ग्लोबल इंगेजमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और आज की वोलाटाइल और टर्बुलेंट दुनिया में इंडियन डिप्लोमेसी नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने और नेशनल गोल्स हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह साफ संकेत है कि भारत ग्लोबल स्टेज पर एक मजबूत और सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत और इटली के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर आज एक अहम बैठक होने जा रही है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह न्यू दिल्ली में इटली के डिफेंस मिनिस्टर गुइडो क्रोसेटो के साथ बायलैटरल टॉक्स करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बदलते ग्लोबल सिक्योरिटी सिनारियो को देखते हुए रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। खास बात यह है कि यह गुइडो क्रोसेटो की भारत की पहली यात्रा है। इंडिया और इटली के बीच डिफेंस टाइज को अक्टूबर 2023 में रोमियो में हुई बैठक के बाद और मजबूती मिली है। इसके अलावा जनवरी 2026 में हुए इंडिया यूरोपियन यूनियन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को नई गति दी है। दोनों देश टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के जरिए डिफेंस सेक्टर में सहयोग को और आगे बढ़ा रहे हैं। यह बैठक इंडिया और यूरोप के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का एक और बड़ा संकेत मानी जा रही है। भारत की क्लाइमेट पॉलिसी और क्लीन एनर्जी ग्रोथ को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि इंडिया अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स को पूरा करने में दुनिया के सबसे बेहतर देशों में शामिल है। न्यू दिल्ली में विकसित भारत 2047 क्लाइमेट डायलॉग के दौरान उन्होंने कहा कि पहले क्लाइमेट एक्शन को एक कंपल्सन यानी मजबूरी माना जाता था, लेकिन अब यह भारत के लिए एक इकोनॉमिकली विएबल अपॉर्चुनिटी बन चुका है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंडिया ने ग्लोबल साउथ को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है ताकि क्लाइमेट क्राइसिस का समाधान शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जा सके। आंकड़ों की बात करें तो इंडिया G20 देशों में रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हासिल करने में लगातार टॉप परफॉर्मर्स में रहा है। इतना ही नहीं, इंडिया ने अपने कई रिन्यूएबल टारगेट्स 8 साल पहले ही हासिल कर लिए हैं। फिलहाल देश की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करीब 260 गीगावाट पहुंच चुकी है और अब लक्ष्य रखा गया है 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने का। यह साफ संकेत है कि भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी में तेजी से ग्लोबल लीडर बन रहा है। फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने पीएम नरेंद्र मोदी के स्पोर्ट्स के प्रति जुनून की जमकर तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक तस्वीर शेयर की जिसमें वे गंगटोक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, फुटबॉल ट्रूली यूनाइट्स द वर्ल्ड। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फुटबॉल की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है, खासकर सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में।
यह खेल क्रिकेट को भी कड़ी टक्कर देता है। यह पहली बार नहीं है जब फीफा प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी की तारीफ की हो। दोनों नेता कई इंटरनेशनल मंचों पर पहले भी मिल चुके हैं। साल 2018 में G20 समिट के दौरान जियानी इन्फेंटिनो ने पीएम मोदी को उनका नाम लिखा हुआ फुटबॉल जर्सी भी भेंट किया था। हाल ही में गंगटोक में बच्चों के साथ पीएम मोदी का यह फुटबॉल सेशन एक इनर्जेटिक और इंस्पायरिंग मोमेंट बना। देश की बिजली व्यवस्था ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंडिया के अनुसार 25 अप्रैल को भारत ने 256 गीगावाट से ज़्यादा अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह आंकड़ा मई 2024 के पुराने रिकॉर्ड 250 गीगावाट से भी ज़्यादा है। खास बात यह रही कि इतनी बड़ी डिमांड पूरी करने के बावजूद भारत ने पड़ोसी देशों को बिजली एक्सपोर्ट भी जारी रखा है। इस उपलब्धि के पीछे एक मजबूत और बैलेंस्ड एनर्जी मिक्स रहा, जिसमें शामिल है थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी खासकर सोलर पावर ने इस पीक डिमांड को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं हाइड्रो और अन्य फ्लेक्सिबल सोर्सेज ने ग्रिड स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद की है। यह उपलब्धि दिखाती है कि भारत की पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत और रिलायबल बन रही है और देश बढ़ती एनर्जी डिमांड को इफिशिएंटली हैंडल करने में सक्षम हो रहा है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा पर असर साफ दिखाई दे रहा है। केदारनाथ क्षेत्र में जिले में जारी 2 दिन के ऑरेंज अलर्ट के चलते मौसम लगातार खराब बना हुआ है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर परिसर तक हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। खराब मौसम को देखते हुए हेलीकॉप्टर सर्विसेज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह सेवाएं फाटा, सोनप्रयाग, सिरसी और गुप्त काशी में भी फिलहाल रोक दी गई है। प्रशासन ने साफ कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, DDRF टीम्स और पुलिस बल हाई अलर्ट पर तैनात हैं। इसी बीच केदारनाथ में मौसम बेहद अनप्रिडिक्टेबल बना हुआ है। लगातार बढ़ती ठंड यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा शुरू करने से पहले वेदर अपडेट जरूर चेक करें और सभी ऑफिशियल गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। भारत की समुद्री रक्षा क्षमता को एक बड़ी मजबूती मिली है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेवी ने मिलकर नवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी NASMSR का पहला साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया है। यह परीक्षण उड़ीसा के पास बे ऑफ बंगाल में किया गया। खास बात यह रही कि इस मिसाइल को इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया, यानी अब नवल हेलीकॉप्टर से दुश्मन के जहाज़ों को सीधे निशाना बनाया जा सकता है। NASMSR एक शॉर्ट रेंज एंटी-शिप मिसाइल है जिसे खास तौर पर समुद्री युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल तेजी से टारगेट आइडेंटिफाई कर सटीक वार करने में सक्षम है। साल्वो लॉन्च का मतलब है एक साथ मल्टीपल मिसाइल्स का फायरिंग टेस्ट। इससे सिस्टम की रिलायबिलिटी और कॉम्बैट रेडीनेस दोनों साबित होती हैं। यह सफलता इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी और नवल स्ट्रेंथ को एक नई ऊंचाई देती है। साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी को और मजबूत बनाती है। यह परीक्षण दिखाती है कि भारत समुद्री क्षेत्र में अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। भारत में जल्द ही एक बड़ा कूटनीतिक आयोजन होने जा रहा है जिसमें दुनिया के प्रमुख देशों के नेता शामिल होंगे। रसिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लैवरोव 14 और 15 मई को भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस अहम बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा होने की संभावना है। खास तौर पर जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ग्लोबल स्टेबिलिटी जैसे विषय एजेंडा में रह सकते हैं। ब्रिक्स समूह दुनिया की प्रमुख इमर्जिंग इकोनॉमीज का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी बैठकों में लिए गए फैसले ग्लोबल लेवल पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। सर्जी लैवरोव का यह दौरा इंडिया रसिया रिलेशंस और ब्रिक्स कोऑपरेशन को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन ने इंडिया न्यूजीलैंड FTA को वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी बताया है। उन्होंने कहा कि भारत का बाजार बेहद विशाल और तेजी से बढ़ता हुआ है और यह एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए नए इकोनॉमिक डोर्स खोल सकता है। इस FTA के जरिए ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स में तेजी आएगी और बिजनेस को नए अवसर मिलेंगे। खासकर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। लक्सन ने यह भी संकेत दिया कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप न्यूजीलैंड की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा मानी जा रही है। यह एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और मजबूत करेगा। इससे साफ है कि इंडिया का ग्रोइंग मार्केट अब ग्लोबल पार्टनर्स के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन बन चुका है।
वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध को खत्म करने की कोशिशें एक बार फिर अटक गई हैं। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ईरान पहले न्यूक्लियर इशू को एड्रेस करे, तभी आगे बातचीत संभव है। दूसरी तरफ ईरान का रुख अलग है। ईरान चाहता है कि पहले युद्ध खत्म हो और शिपिंग डिस्प्यूट्स सुलझाए जाएं, उसके बाद ही न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा हो। इसी मतभेद के कारण पीस टॉक्स पूरी तरह डेडलॉक में फंस गई है। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के तेल सप्लाई का अहम रास्ता है, वहां शिपिंग लगभग ठप हो चुकी है। पहले जहां रोज 125 से 140 जहाज गुजरते थे, अब यह संख्या घटकर सिर्फ 7 जहाज रह गई है। यूएस ने ईरानियन शिप्स पर ब्लॉकेट लगा दिया है। वहीं ईरान ने भी हॉर्मुज को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। नतीजा ये है कि तेल की कीमतें बढ़कर करीब $111 पर बैरल तक पहुंच गई है और ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच ईरान की इंटरनल सिचुएशन भी अनस्टेबल बताई जा रही है। कई बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद लीडरशिप स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बातचीत अटकी हुई है और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस गहराता जा रहा है। यानी हालात अभी भी डेंजरस और अनसर्टेन बने हुए हैं। सर्राफा बाजार से आज की ताज़ा अपडेट में सोना और चांदी दोनों में हल्का उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 24 कैरेट सोने की कीमत आज करीब 15,350 से 15,450 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रही है। यानी 10 ग्राम सोना लगभग 1,53,500 से 1,54,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब चांदी की बात करें तो आज चांदी का भाव लगभग 260 से 270 रुपये प्रति ग्राम बना हुआ है। यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,60,000 से 2,70,000 के बीच मार्केट में कारोबार कर रही है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।